नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मशीन का वो टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारे के सारे जितने वीडियो देखते हैं, अगर उनको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करें। और एक बात बता देता हूँ मैं, अच्छा टाइम देंगे इनको आप, क्योंकि आपने कितना भी जोर लगाया हो, कितना भी जोर लगाया हो, किताबों से ये चैप्टर कभी समझ में नहीं आता भाई। बुक से, ठीक है ना, समझना है, समझ आ सकता है, लेकिन याद नहीं होते। मेन पॉइंट क्या है जी, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो चीजें कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो आज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वो चीजें जो एक एक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके समझेंगे। डीसी मशीन, डीसी मशीन के अंदर हम आज जनरेटर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जनरेटर। उससे पहले, अगर आप लाइनमैन, जीएसओ, जेई, डब्ल्यूपीओ की तैयारी करते हो, आइए सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा कीजिए। क्योंकि हम आपको जो पढ़ाएंगे, ठीक है, एग्जाम से रेलिवेंट पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड पढ़ाएंगे, वो आपके एग्जाम में एज इट इज आएगा। आज स्टार्ट करेंगे प्यारा सा जनरेटर, प्यारा सा आपकी तरह जनरेटर, यानी दिष्ट धारा जनितर। क्या आप करेंगे जी? दिष्ट धारा जनरेटर, जिसकी खोज फेराडे ने की थी। फेराडे, फेराडे यानी फेरा वाले डे, यानी फेरा वाले दिन शादी में क्या लेके आते हैं? जनरेटर लेके आते हैं जी। तो जनरेटर फेराडे, फेराडे, फेराडे का क्या लेके आते हैं? जनरेटर लेके आते हैं। तभी तो चस बुझ होता है ना मामला। बोलो जी, कुछ तो रोते हैं। यानी वह डीसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा किस रूप में लेंगे हमें? आप डीसी के रूप में लेंगे, ठीक है ना, ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। क्या है जी? डीसी मशीन है क्या? जनरेटर। जनरेटर क्या है जी? डीसी मशीन है। और कौन सा? डीसी जनरेटर। किसकी बात करेंगे? डीसी जनरेटर की जब हम बात करेंगे, तो डीसी जनरेटर क्या है? जनित्र जो है, जनित्र लिखेंगे आज के बाद, क्योंकि ये छोटा है, लिखने में आसान रहता है, ठीक है ना। तो जनरेटर या जनित्र जो होता है वो क्या करता है जी? इसको आप शाफ्ट वगैरह या डीजल वगैरह किसी से घुमाते हो तो क्या देते हो? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी देते हो। और यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है ना। यानी ऊर्जा में मशीन क्या होती है जी? ऊर्जा का परिवर्तन करने वाली होती है, ठीक है ना, युक्ति जो ऊर्जा का परिवर्तन कर दे। अगर वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है तो मोटर होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है वो जनरेटर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा डीसी जनरेटर है जी, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा कोई भी दोगे आप तो ये किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा कौन सी मिलेगी? डीसी मिलेगी, ठीक है ना। और डीसी, कौन सी डीसी मिलेगी? तो याद रखना, पल्सेटिंग डीसी मिलती है यहाँ से। कौन सी मिलती है जी? पल्सेटिंग डीसी मिलती है। अशुद्ध डीसी मिलती है। अशुद्ध डीसी मतलब ऐसे वाली, एक तरफ, ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। बाकी करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। ठीक है, बोलो कहाँ से मिली? आपने थोड़ा समझ लो इस बात को। यांत्रिक ऊर्जा यानी जनरेटर है, कल वाला चैप्टर देखा होगा। यांत्रिक ऊर्जा दी, याद रखो, यांत्रिक ऊर्जा दी। एक बात यहाँ से क्लियर करता हुआ चलता हूँ। यांत्रिक ऊर्जा से आपने उसको क्या घुमाया? घुमाया तो एक इसके अंदर क्या था? आर्मेचर घुमा। क्या घुमा? आर्मेचर। और आर्मेचर में ईएमएफ पैदा हुआ। और ईएमएफ या जो पैदा हुआ करंट, वो किस प्रकार का होगा? याद रखना, एसी प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा? आर्मेचर में एसी प्रकार का होगा। लेकिन जैसे ये आर्मेचर किससे जुड़ा होता है? कम्यूटेटर से जुड़ा होता है।
किससे जुड़ा होता है? कम्यूटेटर। जैसे ही कम्यूटेटर के पास पहुंचेगा तो ये किस में बदल जाएगा? डीसी में। कम्यूटेटर क्या करेगा? इसको डीसी में बदल के कहाँ दे देगा? डीसी में बदल के कहाँ दे देगा? ब्रुश को दे देगा, ठीक है ना। और ब्रुश किसको दे देंगे? लोड को दे देंगे। तो बाहर हमें प्राप्त होती है डीसी। कैसी प्राप्त होती है? डीसी। यानी डीसी जनरेटर से हमें, यानी आर्मेचर में एसी होती है, कम्यूटेटर उसको डीसी में बदलता है और बुश आगे लोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना, तो जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर किसके रूप में काम करता है? ठीक है ना, जनरेटर में कम्यूटेटर मैकेनिकल इन्वेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? मैकेनिकल इन्वेटर की तरह काम करता है, याद रखना है ना। मोटर में रेक्टिफायर की तरह काम करता है, यहाँ पर क्या करता है? वो इसकी तरह काम करता है, ठीक है। और ये डीसी किस प्रकार की होती है? पल्सेटिंग डीसी होती है। तो डीसी जनरेटर से क्या प्राप्त करते हैं हम? डीसी सप्लाई प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? डीसी सप्लाई। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ गया डीसी क्या है, डीसी जनरेटर क्या है? मोटर जनरेटर एक ही है, कार्य सिद्धांत थोड़े अलग है इसके बस, ठीक है ना। बाकी एक ही है, भाग वही है, मैकेनिकल पार्ट है, यांत्रिक आधार पे बनावट एक जैसी है। बनावट क्या है? एक जैसी है। यानी वही कम्यूटेटर लगा हुआ है, वही आर्मेचर है, वही पोल है, वो संट पोल है, लोग संट है, फलाना तिकड़ा पुंजड़ा, सारा कुछ यही है, ठीक है ना। और पोल के अंदर वही है, उस प्रकार की लेब वेब बाइंडिंग है, ठीक है ना। कम्यूटेटर वही है, योक वही है, तो वह सारा सौदा वही है। बनावट में मशीन का मतलब मैं वहां पर डीसी मशीन क्यों लिख रहा था? डीसी मशीन एसी, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के बारे में पढ़ा है हमने। बनावट पीछे वाला लेक्चर, 2 लेक्चर हमारे बनावट के थे, वो जनरेटर और मोटर दोनों के लिए थे, ठीक है ना। तो इसका जिक्र नहीं करेंगे। अब हम कार्य सिद्धांत, उसमें किस प्रकार की करंट होती है, कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जनरेटर है, क्या करता है आपको बता ही दिया मैंने। जनरेटर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये तो हो गया जी, बढ़िया बात हो गई। अब इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है? कार्य सिद्धांत, वर्क प्रिंसिपल क्या होता है इसका? कार्य सिद्धांत ये किस पे कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, फेराडे के फेराडे के चुंबकीय, अब चुंबकीय प्रेरण आपको नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। प्रेरण के सिद्धांत पे, तो जनरेटर किस पे काम करता है? फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? कार्य सिद्धांत क्या है? फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे नहीं पता आपको, चलो नहीं पता, कोई बात नहीं भाई। हम किस लिए बैठे हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं भैया? आपको सिखाने ही तो आए हैं। बोलो जी बताओ, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या है? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या आपने कभी देखा? ठीक है ना। इंडक्टर के अंदर क्या होता था? इंडक्टर पढ़ा है ना, प्रेरण इंडक्टर, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है ये, ठीक है ना। तो आपने इंडक्टर पढ़ा, बोलो जी इंडक्टर क्या होता है? आपने ऐसा तार था, इस तार को आपने ऐसे कर दिया, अब इसको आपने क्या कहा था? इंडक्टर कहा था, याद है क्या? यानी ये कुंडलीदार तार जिसको हमने इंडक्टर कहा था। तो यहाँ इंडक्टर ही तो कुंडलियां बनाएगा, आगे कोयल बनाएगा। कोयल क्या बनाएगा? आर्मेचर के अंदर क्या होगा? आर्मेचर में वाइंडिंग करेंगे कोयल से, तो वह कोयल ही तो है, यानी प्रेरण तो है यहाँ पे। बोल ठीक है। यानी ये क्या कहता है चुंबकीय सिद्धांत है, जब किसी चालक को, लिख लो भाई, चालक को विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो फ्लक्स के कटने से चालक में
ईएमएफ पैदा हो जाता है। देखो भैया, यानी आपके पास आर्मेचर है और आपके पास एन पोल है और आपके पास एस पोल है, ठीक है ना। यानी इसके द्वारा क्या लगेगा, तो इसके द्वारा क्या लगेगा, यानी चुंबकीय रेखाएं एन से निकलेगी, कहाँ जाएगी, एस में, एन से निकलेगी एस में जाएगी, एन से निकलेगी एस में जाएगी। यानी इस चुंबकीय रेखाओं का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय रेखाओं को जब काउंट किया जाता है तो उसको फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे ही आप इसको गति दोगे, जैसे ही आप क्या कर दोगे, इसको गति दोगे, यानी आर्मेचर को आपने घुमाया, ऐसे घुमाया आर्मेचर को, अरे घुमाने वाली मशीन है अपने पास यार, कितने दिन हो गए उसका यूज करते करते, मजा आ गया अपने को, हमें पता ही नहीं था भैया हमारे पास एक मशीन है घुमाने वाली, ठीक है ना। ये लाई घुमाने वाली मशीन, ये घूम रही है, देखो घूम रही घूम रही घूम रही है, ठीक है ना। जैसे इसमें घुमाया, देखो ये पीले पीले नजर आते हैं क्या, पीले पीले, हाँ नजर आ रहे हैं। ये पीले पीले क्या है, मान लो ये एन पोल है, मान क्या ले, है ये एन पोल, ये एन पोल है और ये क्या है, एस पोल है, ठीक है ना। क्योंकि एन से निकलती एस में जाती, एन से निकलती एस में जाती, पता है आपको। और ये रेखाएं इनको काटेगा कौन, ये आर्मेचर जब काटेगा, आर्मेचर में क्या है, कोयल है, कोयल क्या है, चालक से बनी है। यानी कोयल यानी चालक जब किसी भी फ्लक्स को काटता है तो उसके अंदर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत वाहक बल क्या करता है जी, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ वोल्टेज, इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी और वोल्टेज क्या करेगी, करंट को पुश करेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है, विद्युत नहीं लिखा गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है, नहीं विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय याद रखना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इस बात को याद रखो भी, इसमें क्या हुआ, घूमा घूमा रे घूमा, तो इसने फ्लक्स को काटा, फ्लक्स में काटा तो आर्मेचर में क्या हो गया, ईएमएफ पैदा हो गया, क्या हो गया, ईएमएफ पैदा हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, फैराडे के चुंबकीय, यानी ईएमएफ। एक तो हम किससे प्राप्त कर सकते थे, याद करो, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर, ईएमएफ किससे पैदा कर सकते थे, एक तो रासायनिक रूप से जिसमें डीसी होता है, और ये प्रेरण वाला एसी होता है, क्या होता है, एसी। जब भी कोई चुंबकीय फील्ड में, क्या चुंबकीय फील्ड को काटता है या स्थिर हो तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है, तो उसको हम जनरेटर, या जनरेटर है, ठीक है ना। बोलो जी ये जनरेटर तो है, मान ली बात, लेकिन अपने को जगह चाहिए, सीधी बात। यानी इसके लिए क्या जरूरी है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए मैं बता देता हूं। यानी चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, चालक व चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सापेक्ष गति होनी चाहिए, सापेक्ष गति होनी चाहिए। अगर दोनों गति में तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा, दोनों रुके हुए हैं तो बीच में रख दो, पड़ा रहने दो, ऐसे ईएमएफ थोड़ी पैदा होगा, ठीक है ना। यानी दोनों जब तक गति में है तो नहीं होगा, और दोनों रुके हुए तो नहीं होगा, एक रुका होना चाहिए, एक गति कर रहा हो। चाहे आप चुंबकीय क्षेत्र को गति करा लो, चाहे आप चालक को गति करा लो। डीसी मशीन में चालक गति करता है, एसी मशीन में चुंबकीय क्षेत्र गति करता है, ठीक है ना। वहां देखना, आप समझेंगे उस चीज को। तो चालक और विद्युत क्षेत्र के बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। यानी एक को स्थिर रखना है, आर्मेचर को, जनरेटर में क्या घुमाएंगे, आर्मेचर को घुमाएंगे, यानी चालक को घुमाएंगे, और पोल क्या होंगे, स्थिर होंगे, स्टेटर के रूप में, याद है ना, ठीक है ना। तो चालक व विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति का मतलब एक स्थिर हो, एक स्थिर होना चाहिए, एक स्थिर होना चाहिए, और एक गति में होना चाहिए, एक कहना होना चाहिए, एक गति में होना चाहिए, तभी पैदा होगा, नहीं नहीं होगा। निर्भर किस किस पे करती है वो चीजें तो पढ़ेंगे। और जनरेटर की जब हम बात करते हैं तो गति में कौन है, स्थिर कौन है,
चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है इसके अंदर, ठीक है ना। और गति में कौन है, आर्मेचर गति में है, यानी चालक गति में है। तो चालक में क्या होगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक स्थिर हो एक गति में हो, दोनों न गति में हो तो होगा, दोनों गति में है तो भी नहीं होगा, दोनों गति में है तो भी नहीं होगा, दोनों स्थिर है तो भी नहीं होगा। समझ में आ गई होगी बात यार। ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है और जिस पे जनरेटर काम करता है, ठीक है। जनित्र डीसी लिख लेता हूं मैं, यहाँ भूल जाते हो आप ना कहीं। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में पैदा पैदा क्या जम उत्पन्न हुआ ईएमएफ गतिज ईएमएफ होता है, मोशनल ईएमएफ होता है, ठीक है। याद रखना जनरेटर में जो ईएमएफ होगा वो गतिज ईएमएफ होगा, पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। दूसरा लिख लो आप, एक होता है ट्रांसफॉर्मर, उसमें भी पैदा होता है ना, यानी इसको प्रेरणा कहते हैं शायद, में उसमें ईएमएफ होता है भैया इंडक्शन के कारण, लेकिन बताएंगे मैचुअल वेचुअल क्या होता है। उत्पन्न ईएमएफ स्थिर ईएमएफ होता है, ठीक है ना। जो क्या होता है आपको पता ही है, ई एम एफ जो होता है वो होता है -n डी टी की, डी टी डी आई डी टी होता है ना, उसकी जगह डी फाई, आई की जगह फाई और टी की जगह टी लिख दिया हमने, ये होता है, ठीक है ना। और ये ट्रांसफॉर्मर में जब हम पढ़ेंगे तो आराम से आएगा। ये स्थिर ईएमएफ है, एक ही जगह उत्पन्न हो रहा है ना स्थिति के कारण, और गतिज ईएमएफ है ये गति के कारण हो रहा है। तो जो गतिज ईएमएफ होता है वो निर्भर किस पे करता है, पूछ लिया जाए। इसमें जो आर्मेचर में जो उत्पन्न होगा, ठीक है, गतिशील मोशनल ईएमएफ, यानी उसका सूत्र क्या होगा, गतिशील ईएमएफ की निर्भरता किस पे है, ठीक है। तो याद रखना बलवीर सिंह, क्या याद रखोगे, बलवीर सिंह, बोलो जी बलवीर सिंह, ये क्या सिस्टम है, बलवीर सिंह, बलवीर सिंह, बलवीर सिंह, क्या याद रखना है, BLV साइन थीटा पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका गतिशील ईएमएफ। बोलो जी बताओ, बलवीर सिंह याद रख लो, BALVER सिंह, बल, मेरा ही नाम याद रख लो यार, ठीक है ना, सिंह, ऐसे याद रख लो, याद रह जाएगा भाई बलवीर सिंह, ठीक है, थोड़ा रिलेट हो जाएगा। यानी बी क्या है, तो बी है फ्लक्स गंतव, फ्लक्स गंतव, ठीक है ना। क्या होता है जी, फ्लक्स गंतव उसका कितना है, एल है चालक की लंबाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। v है वेलोसिटी, ये होती है
चालक की गति v से वेलोसिटी यानी चालक की गति, साइन थीटा यहाँ पे जो है, साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, चालक व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण को, ठीक है ना, मध्य कोण को। यानी जो ईएमएफ पैदा होगा वो फिजिकली जो होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स घनत्व यानी बी पे। ईएमएफ किसके समानुपाती है, तो आप कहोगे जी एल के, लंबाई के। ईएमएफ किसके समानुपाती है, तो आप कहोगे जी वी के। ईएमएफ किसके समानुपाती है, साइन थीटा के। तो आप बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। निर्भर किस किस पे करता है, तो आपको आंसर क्या देना है जी, बी फ्लक्स घनत्व किस पे निर्भर, ईएमएफ की निर्भरता किस पे है, तो आप कहोगे जी फ्लक्स घनत्व पे, यानी उसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, या नहीं या नहीं या नहीं या नहीं, यहाँ पर फ्लक्स की डेंसिटी कितनी है, ये चालक कितनी तेजी से घूम रहा है, चालक कितनी तेजी से घूम रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, डेंसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई, उस चालक के फ्लक्स हो गया, लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई, चालक यानी इसकी कोयल जो डालेंगे उसकी लंबाई कितनी है उस पे, और इस चालक के बीच और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। देख लो, ठीक है। फ्लक्स बढ़ा दिया जाए, आप पूछे फ्लक्स बढ़ा दिया जाए, फ्लक्स घनत्व, लेकिन बढ़ेगा नहीं, मैं बताता हूं आपको। यहां पर तीन चीजें कांस्टेंट रहेगी, बी एल और वी, तीनों को आप कांस्टेंट मान ले, मान लो, क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले, यानी नियत मान ले। यानी एक जनरेटर है वो नियत चाल पे चल रहा है, ठीक है, तो उसका फ्लक्स जो होगा उसके अंदर नियत चाल पे चल रहा है। यानी अगर चालक की लंबाई, तो आपने वाइंडिंग डाल ली, खोल के थोड़ी डालोगे बीच में, या जनरेटर चल रहा है, जनरेटर चलने दो एक बार, चलते चलते में खोलते हैं और वाइंडिंग करते हैं, थोड़े तार डाल दो, तो चालक की लंबाई तो उतनी रहेगी, बोलो जी उतनी रहेगी। चालक की गति, जनरेटर घूम रहा है उसी पे डिपेंड करेगी, यानी वो नियत मान लो आप, चल रही है। फ्लक्स घनत्व, यानी अगर वो किसी नियत चाल से चल रहा है तो फ्लक्स घनत्व भी उतना ही रहेगा, फ्लक्स घनत्व उतना रहेगा क्योंकि पोल है वो तो स्थापित कर दिए, पोल निकालोगे थोड़ी ना, निकालोगे फेंक दोगे, निकालोगे फेंक दोगे, यानी चाल नियत है तो फ्लक्स घनत्व भी नियत हो जाएगा। तो ये तीनों चीजों को अगर नियत माने तो मेनली किस पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे। साइन थीटा का मान घट बढ़ रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ, ठीक है ना। बढ़ाएगा घटाएगा क्या यार, गति बढ़ा दे ईएमएफ बढ़ेगा, गति बढ़ा दे ईएमएफ बढ़ेगा, बाकी ये चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, कोई ना कोई चीज हो तो फ्लक्स घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा चालक की गति, ईएमएफ किस, फ्लक्स घनत्व किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वो संट प्रकार का है, सीरीज प्रकार का है, किस प्रकार का जनरेटर, वहां पे डिपेंड करेगा। साइन थीटा क्या है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण है, ठीक है। और आपको इन चीजों को पता है तो बी बलवीर में बी एल वी को क्या मान लिया अपने, नियत मान लिया, बी एल वी को हमने क्या मान लिया, नियत मान लिया। नियत मान लो, इसका मान लिया एक, क्या मान लिया एक। तो अब किस पे डिपेंड रह गया, साइन थीटा पे। अगर साइन थीटा का मान बढ़ा दिया जाए, साइन आप बताओ, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लोगे, जीरो ले लो आप, मान लो जीरो है, ठीक है ना। साइन 30 लेते हो क्या, साइन 45 लेते हो क्या,
साइन 60 लेते हो क्या, साइन 90 लेते हो, साइन तो बढ़ ही जाएगा रे भैया, साइन 120 ले लो चाहे, साइन 180 ले लो चाहे, ठीक है ना। देखो साइन जीरो का मान होता है जीरो, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/√2, ठीक है ना, इसका मान होता है √3/2। ये एक बात याद रख लो, आज एक बात बता देता हूँ। और 90 का मान होता है 1, ठीक है ना। उसके बाद वही वैल्यू आ जाएगी। 120 का मान क्या होता है, जो 60 का होता है, माइनस में हो जाएगा बस, √3/2 याद रखना, माइनस का हो जाएगा या प्लस का ही होगा, वही होगा, प्लस का ही हो जाएगा ना, ठीक है। और इसका मान क्या होगा, जो 90 का है, इस प्रकार से। देखो एक बात कान खोल के सुन लो आप, ये मान है ना, याद कर लो भाई साहब, ये सारे के सारे मान याद कर लो, फायदे में रहोगे। क्योंकि साइन थीटा आपने देखा हो कितनी जगह यूज हो गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, साइन थीटा का मान बढ़ा दिया जाए सीधा, अगर मान याद ना हो, इतना तक तो याद कर लो। देखो साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, याद रखो साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। यानी साइन थीटा जीरो पर क्या होता है, मिनिमम, यानी जीरो का मान क्या होता है, शून्य होता है, इस बात को याद रखो, बार बार यूज होता है। और 90 डिग्री का मान मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। और अब 0 डिग्री से लेकर अधिकतम तक जाते हो तो बीच में आता है 0, 15, 45, यानी जब कोण का मान बढ़ता है तो उसका वैल्यू भी बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर साइन थीटा बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। यानी आप कह दो साइन थीटा यानी चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो ये है, ठीक है ना, और चालक ये है, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, या वो कह दे एक ही दिशा में है, ठीक है। तो इसके बीच में कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। तो क्या एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है और एक ही दिशा में, उसी दिशा में चालक है, चालक की गति है, तो क्या ईएमएफ पैदा होगा, बोले जी कैसे होगा, क्योंकि जब समान दिशा में है, समान दिशा में है, तो समान दिशा का मतलब क्या हुआ, समान दिशा का मतलब हो गया साइन थीटा, साइन 0 डिग्री। और जीरो का मान क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो शून्य कब होता है, जब चालक एक ही दिशा में होते हैं, कब होते हैं, समान दिशा में होते हैं दोनों, कौन, चालक और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। दूसरी बात, अधिकतम मान कब होता है, जब दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। लंबवत होंगे तो मतलब क्या होगा, लंबवत का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। यानी इधर तो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, किधर भी हो अपना क्या लेना है, और इधर क्या है, चालक है, तो ये क्या हो गए, लंबवत हो गए, यानी इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बना, तो इसको क्या बोलेंगे, इस स्थिति को लंबवत। तो लंबवत सबसे ज्यादा मान 90 डिग्री पे होता है, अधिकतम मान कितना होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। और वो कितना होता है, एक से गुणा कर लो आप, और 0 से 1 के इसके बीच में बढ़ता ही है। तो साइन थीटा का मान लिखो यहाँ पे, तो इसको अगर नियत कर दिया जाए,
तो सीधा सीधा EMF किसके समानुपाती हो गया? साइन थीटा के। किसके हो गया? साइन थीटा के। यानी सीधा सीधा कोण, यानी कोण का मान बढ़ता है और वो कहां तक जाएगा? 90 तक बढ़ेगा। तो बस कोण का मान बढ़ता है तो EMF भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। अगर कोण का मान घटता है, ध्यान रखो मैं बता रहा हूं, कोण का मान घटता है तो EMF भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है। लेकिन ध्यान रहे अधिकतम 90 होगा, अधिकतम 90 तक जाएगा। बढ़ेगा कब तक है? 90 डिग्री तक। ठीक है। और 90 के बाद वापस क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। याद रखना 90 के बाद क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 90 के बाद मान भी देख लो कम है क्या ज्यादा है? ठीक है ना, वापस कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप बनाते हो ना, साइनोसोडल वेव बनाते हो, देखो उसके अंदर 90 के बाद क्या हो जाएगा? 90 के बाद अधिकतम 90 बाद में कम हो जाएगा। ठीक है। साइनोसोडल वेव बनाते हो ना इससे। ठीक है। तो अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू करंट की कहाँ होती है? याद करो 90 पे। तो इसीलिए तो 90 पे होती है। ठीक है ना। यहाँ पर मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यहाँ पे अलग मान होता है, यहाँ पे अलग मान होता है, यहाँ पे अलग मान होता है, अलग मान। तो ये साइन थीटा जा कोणी बोलते हैं ना इसको। फिर ये दूसरी तरफ चला जाता है। क्या चला जाता है? दूसरा। ऊपर वाला हिस्सा क्या पॉजिटिव है, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव होता है। तो साइनोसोडल वेव के अंदर यही तो पढ़ते हो आप। 90 में मैक्सिमम, उसके बाद घट जाता है, उससे पहले बढ़ता है, 0 से 90 तक बढ़ता है, फिर घटना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। फिर एक बार फिर 90 तक, यानी कहाँ तक बढ़ता है? 180 से लेकर वहां तक फिर बढ़ता है, फिर घट जाता है, ऐसे घटता बढ़ता है। ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम होता है 90 तक। हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है यहाँ से, याद साइन थीटा याद रखना है। साइन थीटा याद रखना है। ठीक है ना। समान दिशा में है तो 0। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, या DC मशीन है भाई, या मशीन कोई भी है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा लेक्चर, 2-3 बार देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी बातें। EMF अधिकतम कब होता है? क्वेश्चन पूछे आपसे तो मैं बता दूं, रुक जाओ दोबारा लेते हैं आप। ठीक है ना। फार्मूला क्या है अपने पास? देखो क्वेश्चन करने हैं अपने को यार, मेन तो BLV यानी गतिज जो है, EMF क्या होता है? BLV, BLV गतिज EMF की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? फ्लक्स पे, लंबाई पे और वेलोसिटी पे। स्थिर वो है ही। ठीक है ना, वो ट्रांसफॉर्मर में पढ़ लेंगे। साइन थीटा, ये अगर आपको याद है तो वो कह दे किस पे निर्भर करता है? EMF पे निर्भर किस पे करता है? तो आप बता दोगे, बोलो जी आंसर दे देंगे। ठीक है ना। कैसे दोगे? बोलो जी EMF निर्भर करता है फ्लक्स घनत्व पर। किस पे निर्भर करता है? फ्लक्स घनत्व। ये क्वेश्चन है, एक 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 लाइन एक क्वेश्चन है। चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। ठीक है। चालक की गति पर, कंडक्टर की गति पर। चालक व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण पर। ठीक है ना। यानी घनत्व फ्लक्स ज्यादा होगा तो EMF भी ज्यादा होगा, चालक की लंबाई ज्यादा होगी तो घनत्व भी ज्यादा, वो EMF भी ज्यादा होगा, चालक की गति ज्यादा होगी तो EMF ज्यादा पैदा होगा, चालक व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण होगा तो भी EMF ज्यादा होगा। ठीक है ना। और कोण को हम किससे दर्शाते हैं जी? साइन थीटा से। तो आपको बता दूं मैं, ठीक है ना, यानी EMF अधिकतम कब होता है? EMF अधिकतम वैल्यू कब होती है? EMF की अधिकतम
वैल्यू कब होती है, ठीक है ना, जब साइन 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, क्योंकि तब किससे गुणा करेंगे, तब आप कहोगे जी बी एल वी गुणा में 1 से गुणा करेंगे, तब इसका मान अधिकतम आएगा, ठीक है ना। अधिकतम कब होता है, तो 90 डिग्री पे। और ईएमएफ शून्य कब होता है, शून्य या न्यूनतम कब होता है, तो आप कहोगे जी साइन 0 डिग्री पे। क्या होता है जी, 0 वैल्यू होती है इसकी, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है बी एल वी साइन थीटा से रिलेटेड, ठीक है ना। बी एल वी को नियत रखा जाता है और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा 15 है। अब 15 तो आपके पंखे उड़ जाएंगे, ठीक है। साइन थीटा 0 डिग्री है, तो ईएमएफ कितना होगा, तो आप आराम से बता दोगे जी क्या होगा। बोलो जी बी एल वी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, 0 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0, तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। एक तो हुई है, मान लो आप। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए बी एल वी है और बी एल वी के अंदर वी एल वी का मान 1 है, तो साइन थीटा, ठीक है ना, तो साइन थीटा की इसने वैल्यू दे दी मान लो 30, ठीक है ना। ये वोल्ट है, 0 वोल्ट का क्या लिखेंगे, तो ईएमएफ कितना होगा, तो साइन थीटा 30 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। बोलो जी पता है, तो कैसे करेंगे, बोले पता है जी बी एल वी गुणा में क्या कर देंगे, साइन थीटा, देखो कितनी वैल्यू है सामने लिखी हुई है, 1/2, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा। यानी वोल्टेज प्राप्त होगी वो कितनी होगी, आधी प्राप्त होगी। यानी बी एल वी को हम 1 मान लेते हैं, तो वोल्टेज कितनी होगी, या वो कह दे, चलो यहाँ पे ये लिख लो, बी एल वी की वैल्यू दे दे, वो कह दे बी एल वी की वैल्यू 500 है, ठीक है। तो वोल्ट कितनी पैदा होगी, तो 500 गुणा 1/2 यानी 250 वोल्ट। बात समझ में आई क्या। तो ईएमएफ अगर बी एल वी की वैल्यू वो कांस्टेंट दे दे, नियत दे दे भी 500 है, तो साइन 30 डिग्री पर ईएमएफ कितना पैदा होगा, तो 500 गुणा 1/2 कर दोगे आप, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 60 पूछ ले वो भी, वो कह दे बी एल वी 500 है, ठीक है, और साइन 60 डिग्री पर ईएमएफ कितना होगा, तो आप आराम से बता दोगे, बोलो जी बता देंगे। अब तो हमें आ गया, यानी बी एल वी गुणा साइन थीटा 500 गुणा क्या लिखोगे बताओ, √3/2 लिख दोगे, ठीक है ना। तो काट दो, ये आ जाएगा 250 √3 वोल्ट, गुणा भाग कर लेना। अब वो कह दे 45 है, वो कह दे 45 है, तो 45 पे निकाल देना। वो कह दे 90 है, ठीक है ना, वो कह दे 90 है, बी एल वी बराबर में 500 है, ठीक है ना, और साइन थीटा जितना है 90 डिग्री है, तो ईएमएफ कितना होगा, तो आप कह देना जी हम बता देंगे, हम तो बता देंगे क्योंकि बलवंत सर ने हमको करवाया है। तो 1/, क्या वैल्यू होती है देखो यार, √2। अब √2 को आप एक बार गुणा ऐसे कर लो और एक बार ऐसे कर लो, ठीक है ना, 707 वाला फंडा हो जाएगा यहाँ पे। तो √2 यानी 250 √2 वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा 250 √2, 1.421। इसको वैसे कर लो चाहे पूरी गुणा कर लो, तो मैं समझा है मोटा मोटा, आपको दे दे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और एक है ये क्वेश्चन, ठीक है। निकाल लो, आराम से निकाल लेंगे, फंडा ही नहीं है, कोई फंडा ही नहीं है, हो जाएगा। जनरेटर चल रहा है भैया, टक 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 चक 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 करता है ना, देख लो थोड़ा, एक बार थोड़ा सा नज़र मार लो आप, नज़र मार लीजिए, आपके आ जाएगा काम।
हो जाएगा। ठीक है, एक ये लिख लो आप। आर्मेचर पर बस यही तो है, खत्म ही हो जाएगा जनरेटर। यहाँ पे उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, यानी वो कह दे ई जी क्या होगा जनरेटर द्वारा, या वो इसको ई ए लिख देता है कई बार आर्मेचर। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है समझेंगे। आर्मेचर पर उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो ईएमएफ एवरेज जो होता है, ईएमएफ यहाँ पे लिख लो, ई को मैं एवरेज लिखता हूँ यहाँ पे, एवरेज कितना होगा, फ्लक्स कट बाय पर पोल, यानी प्रति पोल द्वारा, प्रति पोल द्वारा काटा गया फ्लक्स निकालने के लिए ये सूत्र है, उधर से नहीं निकलेगा भैया। ठीक है ना, निकालने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इधर से आता है। ठीक है, और प्रति चक्कर में लिया गया समय, ठीक है ना। तो क्या निकल जाएगा, हमें आर्मेचर द्वारा कितना ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है ये निकल जाएगा। हमें क्या पता हो भी प्रति पोल कितना फ्लक्स काट रहा है और प्रति चक्कर में कितना, क्योंकि ईएमएफ कब पैदा होता है भैया, ईएमएफ तभी पैदा होता है ना जब सावन चल रहा होता है। क्या ईएमएफ कब पैदा होता है भैया, मान लो एन है एस है, ये क्या काटेंगे भैया, तो ये काटेंगे, ये फ्लक्स को काटेंगे। ठीक है ना, आर्मेचर किसको काटेगा, फ्लक्स को काटेगा। फ्लक्स को काटेगा तो ये क्या मारेगा, राउंड मारेगा। क्या मारेगा, मान लो राउंड मारेगा। तो जब ये राउंड मारता है, राउंड मारता है यानी ये क्या चक्कर लगाता है, यानी पर पोल, इसके अंदर पोल के अंदर पोल के द्वारा कितना फ्लक्स काटा गया और एक में कितना समय लिया गया, यानी प्रति चक्कर में लिया गया समय किसके बराबर होता है, तो इसके बराबर होता है। तो कह सकते हो क्या, बोलो जी कह सकते हैं। देखो थोड़ा सा समझ लो, काम आ जाएगा आपके फ्यूचर में, फ्यूचर बनाने के काम आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रति पोल फ्लक्स काटा गया, प्रति पोल क्या काटा, फ्लक्स काटा। पूरा फार्मूला बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और लिया गया समय, अब लिया गया समय किस में होता है, देखो लिया गया समय आरपीएम में लेते हैं, अपन लेते हैं ना। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रेगुलेशन पर मिनट या राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट होती है, याद है क्या आपको, राउंड पर मिनट। तो समय किस में लेते हैं, आरपीएम में। ठीक है, तो आरपीएम को हम किस में बदलेंगे, मिनट में लेते हैं, लेकिन इसको सेकंड में जब बदलेंगे, जब सेकंड में बदलेंगे तो एक लफड़ा आएगा ना 60 वाला। क्या आएगा, 60 वाला। तो 60 से आप अगर इसको भाग करते हैं तो समय किस में बदल जाएगा, सेकंड में। ठीक है ना, तो देखना अब, यानी 60 सेकंड प्रति चक्कर, चक्कर यानी एन, चक्कर में कितना समय लिया, 60 सेकंड में कितने चक्कर मारे, समझो इस बात को। देखो अगर मैं कह दूं 2 चक्कर मारे उसने, इसकी स्पीड कितनी है, 2 आरपीएम है, यानी इसने 2 चक्कर 1 मिनट में मारे, 2 चक्कर किस में मारे, 1 मिनट में मारे। ठीक है ना, तो इसने 60 सेकंड यानी 1 मिनट में अरे तेरी, मिनट में कितना समय होता है, मिनट में कितना होता है, तो क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है समय की, सेकंड है। तो मैं अगर 2 को यानी 60 सेकंड लिख दूं मिनट की जगह और 2 से भाग दूं, तो प्रति चक्कर कितना हो गया, 30 सेकंड में मारा इसने, कितने में मारा, 30 सेकंड में। ठीक है, और एन क्या होता है, यहाँ पे एन होता है चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। ठीक है ना, तो इस बात को समझ पाओगे क्या,
या नहीं समझ पाओगे? मान लो स्पीड हम किस में लेंगे, राउंड पर मिनट में लेंगे, लेकिन राउंड पर मैं कह दूं भी 10 राउंड आरपीएम किसी की स्पीड है, तो आरपीएम स्पीड है, तो आप मेरे को ये बताओ प्रति चक्कर में कितना समय लगा, प्रति चक्कर में कितना समय लगा? तो आप कहोगे जी 10 मिनट आरपीएम, तो प्रति मिनट कितना मिनट, यानी आप कहोगे जी 10 राउंड मारे उसने, तो 1 मिनट में कितने राउंड मारे? 10। 1 मिनट में 10 राउंड, यानी एक में कितना समय लगा? तो आप कहोगे जी 60। अब 6 सेकंड में एक राउंड मारेगा, तो 60 मिनट में 60 सेकंड में कितने मारेगा? 10 राउंड मारेगा। तो मिनट किस में बदलनी है हमें? सेकंड में। तो कितने राउंड मारे? 6, यानी 6 सेकंड आपका समय आ गया, यानी 6 सेकंड में एक राउंड मारा। तो हमें क्या देखना है यहाँ? प्रति चक्कर में लिया गया समय। तो प्रति चक्कर में यानी मिनट आरपीएम में, स्पीड किस में दी होगी? आरपीएम में दी होगी। उसको हमने क्या करना है? 60 से जब हम भाग करेंगे चक्करों की संख्या को, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहुंचना है हमें किस प्रकार से, पता चल गया? ठीक है, तो अब इसको आप पूरा करें। ठीक है, तो बराबर में क्या आएगा? तो आप कहोगे जी पी फ्लक्स और 60 नीचे, और आ जाएगा आपके पास एक एन। ठीक है, गुणा में अपने को करना है जेड बटे ए, और ये फार्मूला बन जाएगा आपका। यहाँ पे जेड क्या है सब बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। पी फाई पी जेड एन लिखो आप, आपको सहूलियत हो जाएगी। फाई बटे में 60 ए। अब आपको कोई फार्म कोई वो दे दे, आप आराम से नहीं, पी जेड एन क्या हो, क्या हो नहीं है, ये फाई है, यानी फ्लक्स। देखो यहाँ पर मैं क्या क्या सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर पी क्या है? पोलों की संख्या, पोलों की संख्या। बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनेंगे। फाई क्या है यहाँ पे? फ्लक्स। क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स तो जानते ही हो, चुंबकीय रेखाओं का कुल है, जोड़ है। एन क्या है? और क्या क्या है यहाँ पे? जेड क्या है? ए क्या है? एन बताया था मैंने चालक की गति, चालक की गति यानी किस में लोगे? आरपीएम में लोगे। मैंने इसलिए बताया भी 60 एन ऊपर क्यों गया, एन है क्या, 60 क्यों आया? 60 इसीलिए आया क्योंकि आप एन को आरपीएम में लेते हैं, इसको निकालने के लिए हम 60 से भाग देते हैं। अगर यह सेकंड में ले लोगे तो भाग देने की जरूरत नहीं है, सेकंड में लेते नहीं, मिनट में लेते हैं, तो हम 60 से भाग देखते हैं 60 सेकंड से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तब एन को 60 से भाग देते हैं आप, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है ना? और लफड़ा नहीं है, और के साथ नहीं, एन को 60 से भाग दे के अलग कर लो, फिर अपने आप दिक्कत खत्म हो जाएगी। जेड क्या है? स्लॉट में या खांचे में, स्लॉट कह रहा हूं मैं, चालकों की, अब बताऊंगा आपको, रुक जाओ थोड़ी देर। चालकों की संख्या, चालकों की संख्या, उसमें चालक कितने? आर्मेचर में चालकों की संख्या कितनी है? ए समांतर पथों की संख्या बताया ही था, समांतर पथों की संख्या। ठीक है, और अगर लेप वाइंडिंग है तो मैंने बताया था लेप में एल ए, ए बराबर क्या होता है? पोल के बराबर होता है, यानी जो पोलों की संख्या है उसके बराबर ए होता है, बताऊंगा आपको। और वेब वाइंडिंग अगर आपने की हो पीछे वाले में, तो ए बराबर हमेशा क्या होता है? 2 होता है। ठीक है ना? जब सिंपलेस्ट वाइंडिंग की बात करें, अब डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स की बात करेगा ही नहीं आपके आगे, वो ऐसे ही करेगा, ए बराबर 2। ठीक है ना? क्योंकि इतना डीप नहीं जाएगा वो। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। आपको क्या लेना है? देखो, पोलों की संख्या क्या लेनी है? पी। ठीक है, फाई यानी फ्लक्स कितना है?
ठीक है, जेड यानी चालक कितने हैं, ए यानी, ठीक है, और एन कहाँ गया, मैं सोचा एन गायब हो गया क्या, तो एन आगे लिख लो, ठीक है, और एन को किससे भाग देना पड़ेगा, 60 से। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा एनपीजेड, एनपीजेड। अब फ्लक्स कितना आर्मेचर में उत्पन्न होगा वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो, और इसके अंदर क्या चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, देखो इसके अंदर देखो, पोल की संख्या क्या है, पी बाहर निकाल लो, छोड़ ऊपर वाला फार्मूला याद कर लेना, पी जेड एन, पी जेड एन, पी जेड पी जेड पी जेड पी जेड पी जेड एन, पी जेड एन 5, पी जेड एन 5 बड़े एक, पी जेड एन 5, ऐसे करो, पी जेड एन 5, पी जेड एन 5, पी जेड एन 5, ठीक है ना। देखो आप बताओ, चलते जनरेटर के अंदर पोल की संख्या बदल पाओगे क्या, बोलो नहीं जी, बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे, बदल दोगे क्या, नहीं बदल पाओगे। फ्लक्स छोड़ दो, एन क्या है, एन चालक की गति, ठीक है, चालक की गति, रुक जाओ आप, जेड चालकों की संख्या बदल पाओगे, चालकों की संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे आर्मेचर के अंदर आपने कोयल कितनी डाली है, कितनी कोयल डाली है, कितनी कोयल डाली है, चालक टोटल कितने हैं, पैर रह गए भाई साहब, 52 मिनट ही हुए हैं क्या, मैं सोचा 2-3 घंटे हो गए यार, यानी कितने, एक सेकंड रुक जाओ भाई, थोड़ा सा आराम ले लेता हूँ पैरों को, 3-4 घंटे हो गए खड़े मेरे को। आपने चालक कितने, आर्मेचर में चालक का मतलब क्या हुआ, आपने उसके अंदर वाइंडिंग डाली है, उसमें कितनी तार डाली है, वो चालकों की संख्या होती है, ठीक है ना, वाइंडिंग में कितने डाले आपने, ऐसा कुछ फार्म है ना। तो आर्मेचर में यहां पर लिख लेना, आर्मेचर में चालकों की संख्या, कंडक्टर कितने हैं, समांतर पथ मैंने बताया था किस प्रकार से पथ है, ठीक है ना, जेड को ए से भाग दोगे क्या आ जाएगा बराबर में, बताओ, कोयल की संख्या, ठीक है, तो लिखो जेड ए, यानी उसके अंदर जो चीज है वो तो है ही है, सेम पड़ी है, ठीक है, तो देखो समझो इस बात को यार, समझ में नहीं आएगी नहीं तो, पोल बदलेंगे क्या, बोलो जी पोल नहीं बदलेंगे, एक छोटा सा फार्मूला बनाते हैं यहाँ से, फ्लक्स एन चालक की गति छोड़ दो, जेड चालकों की संख्या बदलेगी क्या, उसमें नहीं बदलेगा, ठीक है, और ए समांतर पथों की संख्या बदलेगी क्या, जो उसमें पहले है वही रहेगी, क्या रहेगी, वही रहेगी, यानी पी जेड बटे ए तो है ही है, ठीक है ना, 60 से भाग देना ही देना है आपको, बोलो जी देना ही देना है क्या, ये 60 है, इस फार्मूले में ये बदलने वाला है क्या, बोलो जी नहीं बदलने वाला, इस फार्मूले में ये बदलने वाला है क्या, समांतर पथ, तो उस समांतर पथ क्या है, समांतर पैरेलल पाथ जो है वो किसमें, आर्मेचर के अंदर है, वो तो वही रहेगा ना, ठीक है ना, जेड चालकों की संख्या आर्मेचर के अंदर ही रहेगी ना, ठीक है ना। फ्लक्स बदल सकता है जी, हाँ बदल सकता है, करंट को बढ़ाकर घटाकर आप फ्लक्स बदल सकते हो, तो इन तीनों चारों को आप क्या मान लेते हैं, के बराबर मान लेते हैं, यानी ये क्या रहेंगे, नियत रहेंगे, यानी इनको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया जी आपका फाई एन, क्या बच गया, फाई एन, तो आपका क्या हो जाएगा, ई एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, ये याद रख लेना बस, आप क्या वारे न्यारे हो जाएंगे ना, ई एवरेज, यानी आगे यही काम आएगा, किसके बराबर हो गया, के तो हमने इसको तो के मान लिया, पी जेड ए 60 बटे को, तो इसको तो अपन ने क्या मान लिया, इसको तो हमने मान लिया के मान लिया, क्या मान लिया, के मान लिया, तो पीछे बच गया फाई और
एन, ये काम आएगा जी। यानी बदलेगा क्या, इसमें बदलने वाली चीज है फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि करंट बढ़ा, आप बाहर से करंट को बढ़ा दोगे, क्योंकि फ्लक्स किसके समानुपाती होता है, फ्लक्स होता है धारा के समानुपाती। तो धारा जितनी बढ़ाओगे उतना ही फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स जितना बढ़ाओगे मतलब धारा उतनी बढ़ेगी, यार धारा जितनी बढ़ाओगे फ्लक्स उतना बढ़ेगा, तो ये एक दूसरे क्या है, समानुपाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ाओगे, या आप दो चीज बाहर से बढ़ा सकते हो, जनरेटर की कितनी चीजें बढ़ा सकते हो आप, दो ही चीजें बढ़ा सकते हो, बोलो जी क्या। एक तो पोल के अंदर, क्या, पोल के अंदर धारा ज्यादा देके फ्लक्स बढ़ा सकते हो। दूसरा, आप इंजन को रेस देकर उसकी चाल बढ़ा सकते हो। तो एन क्या है, चाल है, और एक फ्लक्स, यानी ये तो कांस्टेंट ही रहने हैं बाकी चीजें तो फ्लक्स और एन जो है वो बढ़ेगा, तो क्या हो जी, बढ़ जाए। मैं कह दूं पोलों की संख्या बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे यार, आर्मेचर के अंदर थोड़ी घुसोगे, फ्लक्स बढ़ाओ, फ्लक्स बढ़ा सकते हैं जी। तो बदलने वाली चीज है, बेवफा कौन है, चालक की गति और फाई फ्लक्स। ठीक है ना। फ्लक्स बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं। तो बदल क्या सकते हैं, चालक की गति बदल सकते हो आप, क्या कर सकते हो, चालक की गति बदल सकते हो। ये बात समझ में आ गई, पूरा जनरेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। या धारा का मान बढ़ाकर, धारा का मान परिवर्तित करके, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हो। बस यही क्लास थी जो आपको तंग करती, परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है। बस ये फार्मूला बहुत गंदा है भैया, लेकिन बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है ना, नंबर दिलाएगा, नंबर दिलाएगा। हो जाएगा क्या। देखो इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन देखूं मैं, एक बारी है तो कर ही लेते हैं फिर। जब आपका दिल करे क्वेश्चन करने को, बोलो दिल करे हाय हाय हाय, तो कैसे रहा जाए है। लेप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है, याद रखना, एल ए पी बताया था ना मैंने। ए बराबर लेप वाइंडिंग में, लेप वाइंडिंग में एल बराबर, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी होता है, यानी ए बराबर पी होता है। ठीक है ना। यानी समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है, ए बराबर दो होती है। क्या होती है, दो ही लेना है आपको। ठीक है ना, दो ही लेना है। ठीक है, याद रखना, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई, लेकिन मैं रिवीजन करवाता रहता हूँ। चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन भेज देता हूँ, या भेजा हुआ है देखो क्या। एक सेकंड रुको यार। ये आपकी एक बुक है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बुक है, बहुत पुरानी बुक है, जो आपने आईटीआई में भी पढ़ी होगी या डिप्लोमा वगैरह में पढ़ी होगी। ये हो गया, इधर से इसको एक सेकंड रुक जाओ भैया। ये लो क्वेश्चन। ये लो, ठीक है। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, फार्मूला वही है,
फार्मूला देख लो पहले तो, क्या है, पी जेड एन फाई 60 है, ठीक है ना, फार्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा, पी जेड एन फाई क्या था, 60 ए। इस फार्मूले से क्वेश्चन निकलेगा। यहां पर क्या क्या दिया है आपको, देखो लेप वाउंड, यानी एक तो लेप वाइंडिंग है, और लेप वाइंडिंग है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। 8 पोल वाले आर्मेचर में कितने पोल हैं, यानी पी बराबर कितने हैं, 8 हैं, पी बराबर कितने हैं, 8 हैं। 800 चालक हैं, यानी जेड बराबर कितने हैं, 800 हैं, जेड बराबर कितने हैं, 800 हैं। फ्लक्स कितना है, यानी एफ आई कितना है, तो 15 मिली वेबर है, मिली वेबर को वेबर में बदल लो, 10⁻³ वेबर, क्योंकि वेबर में मापते हैं आप फ्लक्स को, प्रति पोल है। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति यानी एन बराबर कितनी है, तो आप कहोगे 500 आरपीएम है। देखो आरपीएम में दे मिलेगी आपको, आरपीएम। ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा, निकाल दो, गुणा भागी तो करना है, निकाल दो। और ए कहाँ से मिलेगा, ए यहाँ से मिलेगा, मैं देखो P बराबर ए होता है, लेप वाइंडिंग में क्या होता है, P बराबर ए, एल ए पी, एल ए पी, ए बराबर P होता है, ए बराबर क्या होता है, P होता है। तो ए बराबर P है, तो ए का मान भी कितना हो गया, ए आपके पास आ गया, ए भी आ गया 8, कितना आ गया 8, लिख लो, निकाल लो। P कितना है 8, गुणा में देखो Z कितना है 800, गुणा में n कितना है 500, फाई कितना है 15 गुणा 10⁻³ बटे में 60, ए कितना है 8, ठीक है ना, कितना 8। इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो इसको आप क्या कर सकते हो, 10⁻³ का मतलब होता है बटे में 1/1000, दो ये, एक ये, 3 जीरो यहां से गई, यानी 6, 3×5 = 15, 3×2 = 6, 2×4 = 8, 4×5 = 20, 20×5 = 100 वोल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट आ जाएगा, हो जाएगा ना। अरे कैलकुलेशन ही तो करनी है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो लेप वाइंडिंग दी हुई है, क्या दिया हुआ है, लेप वाइंडिंग दी हुई है, तो लेप वाइंडिंग में ए आपके पास अपने आप निकालना पड़ेगा। पोल कितने दिए हुए हैं, 8 पोल दिए हुए हैं, ठीक है ना, और चालक कितने, 800, एक क्वेश्चन बता दिया, आप आके कर लेना। फ्लक्स, ठीक है ना, कितना दिया है, यहाँ पर देखना मिली वेबर दिया हुआ है, ठीक है ना, फ्लक्स वेबर में मापते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कैलकुलेशन करोगे तो एसआई यूनिट की कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना, जब भी कोई गणना करोगे तो किसी भी आप फार्मूले की गणना करोगे तो एसआई यूनिट की गणना करोगे, यानी आपको मिली वेबर दिया है, मिली एम्पियर दिया है, तो पहले उसको मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलोगे, मिली वोल्ट दिया तो वोल्ट में बदलोगे, ठीक है ना, मेगा होम दिया है तो पहले ओम में बदलोगे, ठीक है ना, को बड़ा दिया हो छोटा दिया हो उसको पहले उस तक लेके जाओ, कहां तक, एसआई, क्योंकि बाकी चीजें एसआई में है, आंसर भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में आएगा, और वोल्ट किस में है, देखो एसआई में लिखा है मैंने, ईएमएफ क्या होता है, एसआई का यूनिट, हो जाएगा ना, गुणा ही तो करनी है, भाग करना है, ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया देखो, किसी लेप वाइंड में, यानी क्या वे, पहले देख लो लेप वाइंडिंग है, यानी पोल कितने हैं, 8 पोल है, पोल कितने हैं, 8 है, तो एल ए पी याद आते ही आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ए बराबर क्या होगा, पी होगा, ठीक है ना, यानी लेप वाइंडिंग में पोल की संख्या कितनी है, 8 है, तो एक यानी समांतर पथों की संख्या भी कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो दो बातें अपने को क्लियर कर लेनी है। आर्मेचर में 800 चालक हैं, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या, उत्तरी, चल भाग यहां से, दूसरा लेने दो भैया क्वेश्चन। हम्म, ये था क्वेश्चन, देखो
क्वेश्चन देखो, किसी चार पोल, यानी पोल कितने हैं, पोल कितने हैं, चार हैं, पोल कितने हैं, चार हैं, ठीक है ना। तो P बराबर कितना हो गया, चार। वेब वाइंडिंग है, तो वेब वाइंडिंग जहां पे लिखा है तो उसमें वेब वाइंडिंग में क्या होता है जी, वेब वाइंडिंग में आपको पता है, बोलो जी, ए बराबर दो होता है। ए बराबर क्या होता है, दो। समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो ए बराबर कितना हो गया, दो हो गया, क्योंकि ये चीजें आपको खुद याद करनी पड़ेगी भैया। 51 स्लॉट हैं, यानी इसमें स्लॉट दिए हैं कितने, स्लॉट दिए हैं जी 51, ठीक है। प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है, मारो गुणा, प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है, तो चालकों की संख्या यानी जेड बराबर क्या हो गया, 51 स्लॉट है और प्रत्येक में कितने हैं, 20 चालक है। टोटल आर्मेचर में कितने चालक हो गए, इतने हो गए। आप बताओ जेड बराबर क्या था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान कर लो, बाद में अपने आप निकालना सीख जाओगे। जेड बराबर क्या था, स्लॉट गुणा प्रति में चालक कितने हैं, यही होता है जेड का मतलब। यानी स्लॉट का मतलब, स्लॉट का मतलब खांचा। एक खांचे में अगर मतलब 51 है, एक खांचे में 51 है, क्या ये दिया है क्या, नहीं, एक खांचे, खांचे कितने 51 है और एक खांचे में कितने चालक है, 20, तो टोटल चालकों की संख्या 51 गुणा 20 ही तो होगी। तो जेड बराबर क्या आ गया, 51 गुणा 20 आ गया, दिखाई देता है ना ये। तो टोटल चालक अपने पास हो गए, स्लॉट 20 चालक हैं। 375 वोल्ट है, यानी ईएमएफ कितना दिया है इसने, 375 वोल्ट दिया है, ठीक है ना। और एन यानी स्पीड कितनी दी है, 1500 आरपीएम दी है, ठीक है। फ्लक्स पूछ रखा है इसने, क्या पूछ रखा है, फ्लक्स पूछ रखा है। स्पीड नहीं बना रहा हूं मैं, स्पीड इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि स्पीड इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, स्पीड घाटा काट जाएगी। अब पी जेड एन फाइव बटे में 60 ए किसके बराबर होता है, ई एम एफ के। बस तोड़ूंगा नहीं इस फार्मूले को, मैं सीधा सीधा कर दूंगा। अगर मैं फाई को यहां रखूं, ईएमएफ को उधर ले, ईएमएफ को मैंने रख लिया, फाई को इधर रखना है, तो कहो जी फाई तो आप इधर रख लोगे, लेकिन 60 कहाँ गुना हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ईएमएफ, ईएमएफ गुणा में क्या हो जाएगा, 60 ए हो जाएगा जी। और बटे में क्या चला जाएगा, ये नीचे ही तो जाएगा, बोलो जी पी जेड एन चला जाएगा, पी जेड एन चला जाएगा, ठीक है। तो फाई का फार्मूला अपने पास क्या आ गया, यही आ गया। अब लिखो जी, P बराबर क्या है, 4 है। ए बराबर ईएमएफ कितना है, 375 है, गुणा में क्या है, 60। ए बराबर कितना है, 2 है, ए बराबर कितना है, 2 है, बटे में P कितना है, P कहाँ है, पोल कितने, 4 है, ठीक है ना। जेड कितना है देखो, 51 गुणा 30, 51 गुणा 20 जेड है। एन कितना है, 1500, एन कितना है, 1500। निकाल लो, अपने आप निकाल के देखा करो भैया, ठीक है ना। देखो काट दो, कहाँ कहाँ जाएगा ये, 15 दूनी 30, 15 पाँच 75, ये हो गया 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो लंबा हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन मार लेना आप इसकी, दो, दो, यहाँ 6, 25, 25 चौका 100, और कुछ कट रहा है क्या कहीं पे,
17 51, तो बटे में आ गया 1/में, यही आ गया क्या, 2 4 6 गुणा 17, भाग देना भैया इसको, बहुत लंबा गया यार। ठीक है, कैलकुलेटर निकालता हूँ, कैलकुलेशन मेरी भी खतरनाक नहीं है। एक भाग में 8 है भाई, 17 भाग में 8, ये आ गया भाई आपका 0.007352 ऐसे करके आएगा, यानी ये आ गया। और ये किस में आएगा, वेबर में आएगा, ध्यान रखना, ये किस में आएगा, वेबर में आएगा। ठीक है, अब वेबर में आएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेना। आह, ठीक है, वेबर में आएगा तो इसका थोड़ा सा ध्यान करना है। क्या करना है जी, मिली वेबर बना दो इसका। मिली वेबर बनाएंगे तो किसके 10 से 3 से गुणा कर लें, 3 से भाग कर लें। ठीक है, मिली वेबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 के 3 से गुणा कर लो एक बार, 10 की 3 से भाग कर लो। ठीक है, ये 10 की 3 तो पड़ा रहने दो, 10 की 3 का भाग का मतलब हो गया 0.00735 बटे में 1000। ठीक है ना, और 10 की 3 को हम मिली कहते हैं, तो ये मिली वेबर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 3 यहाँ पे 0 लग जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 7.35 मिली वेबर। ये भी हो जाएगा, कई बार ये भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा इतना लंबा पूछा नहीं जाएगा, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। इतना पूछा जाए तो छोड़ देना भाई, छोड़ देना भाई। ठीक है ना, फायदे में रहोगे, जितने फायदे में रहोगे उतने ही कायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे उतने फायदे में रहोगे। नौकरी लेनी है आपको, है ना। ठीक है, एक चीज और देख लो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तो कर लेंगे। जनित्र से ईएमएफ लेने की विधि, दो विधियां होती है। बोलो जी क्या होती है, बताओ। एक तो हम ले सकते हैं स्प्लिट विधि से, स्प्लिट रिंग विधि से, रिंग मेथड से, यानी स्प्लिट रिंग विधि। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग। एक होता है स्लिप रिंग विधि, स्लिप रिंग मेथड, स्लिप रिंग विधि से। ठीक है ना, यानी आर्मेचर है, उससे हम क्या लेना है, आर्मेचर से हम ईएमएफ लेते हैं। तो किस प्रकार का ईएमएफ होगा तो आपको पता ही है। आर्मेचर में कैसा ईएमएफ होता है, पहले समझ लो इस बात को, नहीं तो ये विधि समझ में नहीं आएगी। आर्मेचर में जनरेटर है, किसका, जनरेटर है, जनित्र का आर्मेचर, उसमें किस प्रकार का ईएमएफ होता है तो आपको पता ही है, प्रेरित प्रकार का होता है, यानी एसी होता है, याद रखो एसी होता है। अब उसको जब बाहर निकालना है, अगर बाहर निकालना है, बाहर एसी के रूप में निकालना है, ठीक है, या बाहर हमें डीसी के रूप में निकालना है, वो क्या कहलाती है, यानी ईएमएफ बाहर लेने की विधि कहलाती है। या तो एसी के रूप में लेंगे, डीसी के, यानी एसी के रूप में लेना है हमें, तो हमें क्या इसका यूज करना पड़ेगा, स्लिप रिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, स्लिप रिंग, यानी जैसा है वैसा ही बाहर आ जाए, तो स्लिप रिंग का। और जैसा है उसको बदल के बाहर लेना है तो हमें करना पड़ेगा स्प्लिट रिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्प्लिट रिंग का। और स्प्लिट रिंग को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यूटेटर भी कहते हैं।
ठीक है ना। तो ये कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक भी कहते हैं इसको। ठीक, समझ में आई क्या बात? कुछ नहीं है ये विधि, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अगर जनरेटर है, जनरेटर से हमें एसी ही बाहर लेनी है, और जनरेटर के आर्मेचर में क्या होगा, आर्मेचर में क्या होगा जी, आपको पता है एसी होती है, आर्मेचर में क्या होती है, एसी। अब स्प्लिटरिंग विधि से क्या करेंगे हम, स्प्लिटरिंग का मतलब दूसरा नाम क्या है, कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा था, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, टेटर पूरा लिख लेना भाई, कम्यूटेटर है। एसी को डीसी, डीसी को एसी में बदलता है, क्लियर है। अब स्प्लिटरिंग विधि के अंदर क्या होगा, आर्मेचर के अंदर जो एसी थी उसको बाहर क्या मिलेगी, आपको डीसी मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाहर डीसी प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, स्प्लिटरिंग विधि या कम्यूटेटर का प्रयोग करके हम डीसी प्राप्त करते हैं। जनित्र से डीसी प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जनित्र से डीसी प्राप्त करनी है, हमें डीसी प्राप्त करनी है। और ये स्प्लिटरिंग लगा कहाँ होता है, बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, एसी है, और बाहर भी क्या देगा, वो एसी देगा। स्लीपरिंग है ना, बाहर भी क्या देगा, एसी। कई बार मैं इधर कुछ लिखा होता हूँ, इधर कुछ लिख देता हूँ, फिर हो जाती दिक्कत, फिर कमेंट आते हैं आपके। यानी जनित्र से एसी बार एसी प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग किया जाता है, देखो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए बस, ठीक है ना। देखो, कुछ ही नहीं है यार, उसके चारों तरफ ही घूमता है सिस्टम। दो, ये लो, क्या है, मान लो शाफ्ट के ऊपर मैंने ये लगा दिया, क्या एक कम्यूटेटर है, जिसको मैंने क्या कह दिया, कम्यूटेटर को मैंने क्या कह दिया, स्लिपरिंग कह दिया, क्या कह दिया, स्प्लिटरिंग कह दिया, ये कम्यूटेटर है। और इसको मैंने क्या कह दिया, स्लिपरिंग कह दिया, इसको क्या कह दिया, देखो स्लिपरिंग। यानी अगर उसके अंदर खांचे बने हुए हैं, इस प्रकार से जुड़ा है, तो वो क्या है, कम्यूटेटर है, जिसको हमने स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर। तो ये वाला हमें क्या देता है, तो आप कहो जी ये तो बाहर डीसी देता है, और ये क्या देगा, ये स्लिपरिंग है, ये क्या देगा, एसी बाहर देगा। अगर जनरेटर है, जनरेटर की शाफ्ट पे हमने आर्मेचर को किससे, इससे जोड़ा, आर्मेचर के तारों को इससे जोड़ा, तो हमें बाहर डीसी मिलेगी। आर्मेचर की तारों को हमें इससे जोड़ा, तो हमें क्या मिलेगी, हेलो, 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। तो आर्मेचर को ए जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसी मिलेगी, और ये जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्प्लिटरिंग जोड़ेंगे तो डीसी मिलेगी। यानी जनित्र से, जनित्र, जनित्र में क्या है, आर्मेचर, जनित्र में क्या है, आर्मेचर, और आर्मेचर में सप्लाई कौन सी होती है, एसी, और आर्मेचर से जोड़ दें आप स्प्लिटरिंग, यानी स्प्लिटरिंग, तो बाहर क्या मिलेगी, बाहर मिलेगी हमें डीसी। आर्मेचर, जनित्र में आर्मेचर, आर्मेचर में एसी, और एसी से आर्मेचर से जोड़ दें आप स्लिपरिंग, स्लिपरिंग, ठीक है। तो हमें बाहर क्या मिलेगी, एसी। यानी जनित्र से दो विधियों से ले सकते हैं, विधि डिपेंड करती है एसी डीसी लेने पे भी हमें कौन सी धारा चाहिए। अगर हमें एसी, हमें डीसी चाहिए तो हमें स्प्लिटरिंग का प्रयोग करेंगे, और हमें डीसी एसी चाहिए तो हम स्लिपरिंग का प्रयोग करेंगे। यानी हमें डीसी बाहर चाहिए जनरेटर से, तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे, और इस हमें चाहिए ये, तो इसका प्रयोग कर लेंगे। और बताऊं क्या, थोड़ा सा चित्र और बताता हूँ लो मैं। स्प्लिटरिंग तो आपने देख ही लिया, देखो ये जो है ना, ये वाला, ये देखो, ये आर्मेचर है, इसको टेढ़ा किया गया है, उसका कारण है एसी वाला, यही अल्टरनेटर है ये, तो है ना। ये देखो, इससे तो हमें क्या मिलेगी,
इससे हमें मिलेगी एसी। ये देखो स्लिप रिंग है, ये क्या है, स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग कुछ भी नहीं है, शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग कसा और आर्मेचर से एसी आई, वो सीधी की सीधी इस ब्रुश के द्वारा क्या ले ली, कार्बन ब्रुश के द्वारा इन्होंने 3 तार लगा के फेज वायर लगा के ले ली एसी। तो स्लिप रिंग से क्या मिल गई, एसी। ये देखो ये वाला भाग है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर है ये, कॉम्यूटेटर जिससे हमें बाहर क्या मिलेगी, डीसी। यानी यहाँ तो एसी है, इसमें भी एसी है, इसमें भी एसी है, बाहर डीसी आई इसकी वजह से और बाहर एसी आई इसकी वजह से, बस। ठीक है ना, तो ये होता है। और ये डीसी जो प्राप्त करते हैं वो कैसी डीसी होती है, याद रखना, पल्सेटिंग डीसी होती है, यानी ऐसो डीसी होती है, इस प्रकार की डीसी होती है। इसको फिल्टर वगैरह लगा के साफ करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका था मोटा मोटा लफड़ा। कल हम पढ़ेंगे जैसे इंड्यूस ईएमएफ जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर यानी जनरेटर के प्रकार पढ़ेंगे। संट जनरेटर क्या है, लॉन्ग संट क्या है, शॉर्ट संट क्या है, डिफरेंशियल क्या है, ठीक है, या आपका ये जो सीरीज क्या है और कंपाउंड क्या है, किस प्रकार के होते हैं कंपाउंड, लॉन्ग संट शॉर्ट संट क्या होते हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, एक वीडियो में हो सके तो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें से आपके एग्जाम में क्या पूछी जा सकती है। ऐसे तो गाथा गाने को तो उसके अंदर कितनी गा लेना आप चाहे भैया, एक एक जनरेटर के पूरे पूरे कहानी हो जाए। सेल्फ स्टार्ट क्या है और स्प्रेटली एक्साइटेड क्या है, ठीक है ना, सारे के सारे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द ही जल्द आपको एक बढ़िया सी प्यारी सी नौकरी दे, आपके चेहरे की तरह मुस्कुराती हुई ज्वाइनिंग लेटर आपके घर में आए और आप बढ़िया से चिलचिला खिलखिला उठो। ठीक है, तो धन्यवाद।